एक औरत जिसने अपनी हवस को मिटाने के लिए अपनी ही फैमिली के साथ कुछ ऐसा किया जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। 27 जून 2016 गुजरात सूरत, सर्जन सोसाइटी, हाउस नंबर 55 MA, जहां एक 26 साल के दिसित जेरावाला अपनी पत्नी वेल्सी और 1.5 साल की बच्ची के साथ रहते थे। उस दिन शाम के वक्त वो लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ डिनर पर गए थे और घर लौटते वक्त लगभग 9:45 हो चुके थे। दीक्षित अपना गाड़ी को पार्क करते हैं और अपने बीवी बच्चे को लेकर फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं अपने कमरे पर, और अपनी बीवी बच्चे को रूम पे छोड़ते हैं और कहते हैं कि शायद मैंने पार्किंग की लाइट ऑफ करना भूल गया हूँ। उसको नीचे गए हुए काफ़ी टाइम हो जाते हैं। फिर उसकी वाइफ वेल्सी उसको आवाज़ लगाती है तो वो कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो 10 मिनट बीत जाते हैं फिर भी वो नहीं आता है। तभी वेल्सी अपना बेडरूम का गेट खोलती है और देखती है कि वहाँ पे 3 आदमी थे। वो अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए थे। उसके बाद वो दीक्षित को डराते हुए ऊपर ला रहे थे। फिर वो तीनों उनके घर के अंदर घुसते हैं और उसमें से एक आदमी दीक्षित का हाथ पकड़ता है और 2 आदमी उसके घर को लूटने लगते हैं। और वेल्सी ने जो गहने पहने थे वो भी उन लोगों ने उतरवा लिए थे। और उसके बाद वेल्सी और उसकी 1.5 साल की बच्ची को उन लोगों ने बाथरूम में बंद कर दिया था। फिर वेल्सी देखती है कि अब उसको कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हालांकि वो बाथरूम में बंद थे, लेकिन उसने बाथरूम की खिड़की तोड़ के अपने पड़ोसियों की आवाज़ लगाई जोर से। तो उनके पड़ोसी सुनते हैं और तुरंत ही उसके घर पे आते हैं। जो चोर थे वो उसका गेट घर के मेन डोर को खुला ही छोड़ के चले गए थे, जिस वजह से पड़ोसी घर के अंदर आते हैं और बाथरूम का गेट खोलते हैं। तब वेल्सी और उसकी बच्ची बाहर निकलती हैं और गेट खोलने के बाद जो घर का नज़ारा था, दीक्षित की डेड बॉडी बेड पे थी पूरे खून से लथपथ। उसके बाद उनके जो पड़ोसी थे वो पुलिस को कॉल करती है। पुलिस तुरंत दीक्षित के घर पर आती है और अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इस घर में फिलहाल 3 लोग रहते थे। दीक्षित जिसकी मौत हो चुकी थी, उसकी पत्नी वेल्सी और उनकी 1.5 साल की बेटी। बेटी तो कुछ बोल नहीं सकती और उनकी पत्नी इस हालत में नहीं थी कि पुलिस उनसे फिलहाल पूछताछ करती, इसलिए उसकी पत्नी को थोड़ा सा मौका दिया गया संभलने के लिए। और जिस इंसान का कत्ल हुआ था यानी कि दीक्षित, वो हकीकत में इतना ज़्यादा फेमस इंसान था। वो सूरत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल बिजनेसमैन था, जिस वजह से पुलिस के ऊपर इनडायरेक्ट भी प्रेशर था। फिर पुलिस आसपास के CCTV फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि लगभग 9:45 पे दीक्षित अपनी फैमिली को गाड़ी में लेकर अपने घर की तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक ऑटो भी आ रही थी। लेकिन जैसे ही दीक्षित अपने घर की तरफ मुड़ता है तब वो ऑटो यूटर्न लेकर वापस चली जाती है। फिर कुछ देर बाद उसी रास्ते पे 2 लोग पैदल आते हुए दिखाई देते हैं और लगभग 11 बजे वो दोनों लोग दीक्षित की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर पुलिस इसी CCTV के आधार पर वेल्सी से पूछताछ करती है। वेल्सी पुलिस से बताती है कि वो लोग उस दिन अपने रिश्तेदार के घर खाना खाने गए थे। वो लोग घर वापस आते हैं, फिर उनके घर 3 लोग आते हैं, उनके घर को लूटते हैं और वेल्सी जो गहने पहने थी उनको भी उतरवा लेते हैं और वेल्सी और उनकी बेटी को बाथरूम में बंद कर देते हैं और उसके हस्बैंड को मार देते हैं। अब पुलिस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि जो दीक्षित के माँ बाप थे वो तो फॉरेन गए हुए थे और फिलहाल सूरत में दीक्षित का कोई भी रिश्तेदार नहीं रहता था। तो इन चोरों को एग्जैक्ट टाइम बताया तो बताया किसने? फिर पुलिस वेल्सी के रिश्तेदार के यहाँ जाती है और वहाँ पे भी उनको कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन पुलिस को ये तो शक हो जाता है कि अगर चोरी करने के लिए कोई इंसान इतना एग्जैक्ट टाइम पे कैसे आ सकता है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद कोई घर का ही आदमी इस चोरी में इन्वॉल्व है और पुलिस उन सभी लोगों से पूछताछ करती है जो दीक्षित के आसपास रहते थे और उसके साथ रहते थे, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है। अब पुलिस फिर से शुरू से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब यहाँ पे पुलिस ये नोटिस करती है कि अगर कोई चोर दीक्षित के घर में घुसा होगा तो वो जबरदस्ती ही घुसा होगा, लेकिन जो गेट था वो सही सलामत था। ऐसा लग रहा था कि जैसे नॉर्मल किसी ने खोला हो या फिर वो पहले से ही खुला हो। इसके बाद पुलिस ये भी सोचती है कि अगर उन चोरों ने दीक्षित को मारा तो वो वेल्सी और उसकी बच्ची को भी तो मार सकते थे। उन्होंने वेल्सी और उनकी बच्ची को क्यों नहीं मारा? और पुलिस ये भी नोटिस करती है कि वेल्सी ने बताया कि उसके घर 3 चोर आए थे, लेकिन उस CCTV फुटेज में तो उसके घर के अंदर 2 लोग जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस का शक सीधे डायरेक्ट वेल्सी पे जाता है। इसके बाद पुलिस फिर से वेल्सी को बुलाती है पूछताछ के लिए। तो वेल्सी पहले तो इन सब बातों से इनकार करती है, लेकिन जब पूछताछ का लेवल हाई किया गया तो वेल्सी अपने मुंह से ही बताती है कि हाँ, घर का गेट उसने ही ओपन रखा था और जो वो 2 लोग थे वो लोग ताकि आसानी से घर के अंदर आ सके। उन दोनों ने मास्क लगाया था और अपने हाथ में ग्लव्स पहने थे और वो डायरेक्ट बेडरूम के अंदर जाते हैं और दीक्षित पे अटैक कर देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। और ये सारी चीजें उसकी वाइफ एल्सी अपनी आंखों से देख रही थी।
जिसके बाद वेल्सी उन दोनों आदमी के साथ मिलकर पूरे घर का सामान इधर उधर करती है और घर में जितने भी लॉक थे सारे तोड़ के उसमें से 55,000 कैश उनके हाथ में देती है और जितने गहने थे वो भी उनके हाथ में ही देती है और जो वेल्सी ने अपने ऊपर गहने पहने थे वो भी उतार के दे देती है और वेल्सी अपने और अपनी बच्ची को बाथरूम में बंद करवा देती है। इसके बाद पुलिस ये सोच रही थी कि जब इन लोगों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था तो वेल्सी ने ऐसा किया ही क्यों। वेल्सी बताती है कि दीक्षित से शादी होने के पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था सकेतु और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे और ये दोनों रिश्ते में कजन ब्रदर एंड सिस्टर लगते थे। और जब ये दोनों ने ये बात अपनी फैमिली में बताई तो उनकी फैमिली साफ इनकार कर दी। उसके बाद जो वेल्सी की फैमिली थी उसने उनकी शादी दीक्षित से करा दी। फिर वेल्सी और दीक्षित में सब कुछ अच्छा चल रहा था और तभी वेल्सी अपने एक फैमिली फंक्शन में गई जहां उसकी मुलाकात सकेतु से होती है और धीरे धीरे उन लोगों में बातचीत फिर से स्टार्ट हो जाती है और फिर से उनका प्यार जाग उठता है। वो दोनों अपना प्यार का इजहार करने के लिए अक्सर होटल में मिला करते थे। ये दोनों एक होना चाहते थे लेकिन जो वेल्सी थी वो तो ना ही दीक्षित की प्रॉपर्टी से हाथ धोना चाहती थी और ना ही सकेतु को छोड़ना चाहती थी। फिर इन लोगों ने इस बार ये प्लान बनाया कि वो इस बार दीक्षित को रास्ते से हटा देंगे। फिर जो सकेतु था वो अपने ड्राइवर को भी इस प्लान में शामिल करता है और वो लोग मिलकर दीक्षित को रास्ते से हटा देते हैं। वैसे तो वेल्सी ने सारी बातें अपने मुंह से बताई थी लेकिन जब इनको कोर्ट में पेश किया गया तो इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे जिससे ये साबित हो सके कि ये हत्या इन लोगों ने ही की है। कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से कोर्ट इनको बाइज्जत बरी कर देती है। नाउ अब अपना ओपिनियन आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है।